कश्मीर में, श्रीनगर में, तब 90s में, 80s, उस वक्त तमाम कश्मीरी पंडित भी रहा करते थे। उन्हीं कश्मीरी पंडित में से एक परिवार प्रियदर्शनी मट्टू का था। ये लोग श्रीनगर में रहते थे। शुरुआती अपनी पढ़ाई प्रियदर्शनी मट्टू ने जम्मू में की, उससे पहले श्रीनगर में भी की। फिर वो LLB की पढ़ाई करने, उसका सपना था वकील बनने का, तो वो दिल्ली में एंट्रेंस देती है और दिल्ली लॉ फैकल्टी में उसका एडमिशन हो जाता है। तो वो पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई करना शुरू कर देती है। उसी लॉ फैकल्टी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक सीनियर बैच में एक लड़का और पढ़ता था, उसका नाम था संतोष सिंह। संतोष सिंह प्रियदर्शनी का सीनियर था। प्रियदर्शनी एक खूबसूरत लड़की, कश्मीर से आई हुई, कॉलेज में मुलाकात होती है तो संतोष सिंह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन प्रियदर्शनी मट्टू का सारा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर था और वो उसे इग्नोर करती है, बट वो उसके पीछे पड़ा रहता है। वो उसे कई बार मना भी करती है, डांटती भी है, लेकिन वो मानता नहीं है। अब संतोष सिंह, जैसे हिंदी फिल्मों में हम दिखाते हैं कि बड़े बड़े जो ताकतवर पावरफुल बाप हैं, उनका बिगड़ा हुआ बेटा है, तो ये कैरेक्टर लगभग वैसा ही था संतोष सिंह का। संतोष सिंह के पिता IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और उस वक्त उनका रैंक था IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और JNK में ही पोस्टेड। तो संतोष सिंह को ये लगता था कि बाप पुलिस में इतना बड़ा अफसर, कोई क्या उसका बिगाड़ेगा। तो प्रियदर्शनी मट्टू जो है लगातार उसको मना करती रही, पीछा ना करे, लेकिन उसने पीछा करना शुरू कर दिया। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो वो थोड़ी घबराई। फिर उसने अपने फैमिली से ये बात शेयर की, तो फैमिली के लोगों ने फिर ये कहा कि इसमें पुलिस में कंप्लेंट करो। तो फिर दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दी गई। इतने सारे कंप्लेंट दिए गए कि शुरू में पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जब कंप्लेंट आए और फिर नाम आया संतोष सिंह, सन ऑफ JP सिंह फादर का नाम, जो IPS, तो फिर वो मामला वैसे ही छोटे मोटे जो अफसर, उन्होंने कहा कहाँ अपने अफसर से पंगा लें, नज़रअंदाज करते गए। लेकिन ये मामला बढ़ता गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने जब पुलिस में कंप्लेन की तो आखिर में पुलिस ने एक सिक्योरिटी गार्ड दे दिया प्रियदर्शनी मट्टू को कि घर से कॉलेज आना, कॉलेज से घर जाना, और वो दे दिया गया। उसके बाद संतोष सिंह को फिर प्रेशर पड़ा तो बुलाया भी पुलिस ने, और संतोष सिंह ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं सुधर जाऊंगा, मैं नहीं पीछा करूंगा। ये तमाम चीज़ें होती रहीं, लेकिन हुआ कुछ नहीं और वो लगातार पीछा करता रहा। इस दौरान 1996 आ जाता है। पीछा अब भी कर रहा था। प्रियदर्शनी मट्टू साउथ दिल्ली के वसंत विहार में अपने अंकल के घर रहा करती थी। चूँकि फैमिली सब जम्मू कश्मीर में था, तो अपने अंकल के घर साथ रहा करती थी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में, एक फ्लैट में। और तब तक संतोष सिंह के जो पिता हैं JP सिंह, जो कि IPS IGP जम्मू कश्मीर थे, उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता है, जो कि UT कैडर के, और वो दिल्ली में सीधे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक पे तैनात होते हैं। हायरार्की के हिसाब से पुलिस कमिश्नर के बाद सीनियरिटी में ये नंबर 2 रैंक था। तब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में उनका रुतबा क्या होगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहानी में अभी इसका आगे इससे कड़ियाँ जुड़ेंगी। तो संतोष सिंह जो लगातार प्रियदर्शनी मट्टू को पीछा करता है, उसको तंग करता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है। प्रियदर्शनी मट्टू उससे लगातार बचती है, हार कर फिर वो पुलिस में कंप्लेन करती है, उसको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, और संतोष सिंह को का पुलिस कुछ नहीं करती क्योंकि वो एक सीनियर पुलिस अफसर का बेटा था। तो इससे उसका हौसला बढ़ता जाता है। 23 जनवरी 1996, चूँकि संतोष सिंह लगातार पीछा करता था, उसे ये पता था कि प्रियदर्शनी मट्टू रहती कहाँ है, उसे उस वसंत विहार के फ्लैट का एड्रेस भी मालूम था। तो 23 जनवरी की सुबह ये प्रियदर्शनी मट्टू के घर पहुंचता है अपनी बाइक से। नीचे बाइक खड़ी करता है, हाथ में हेलमेट लेता है, हेलमेट लेकर ये फ्लैट का बेल बजाता है। घर का एक नौकर था वीरेंद्र प्रसाद, प्रियदर्शनी मट्टू का। वो दरवाज़ा खोलता है तो वो भी जानता था, चूँकि इतनी सारी कंप्लेंट और घर में बातें होती थी संतोष सिंह के बारे में, तो वो उसको समझाता, कहता नहीं मैं ये अब सारी गलत फहमी दूर करने अब मैं तंग नहीं करूँगा, और ये जो केस उसने लिया है वो केस वापस करने के लिए। अच्छा, इस दौरान में संतोष सिंह ने, जब प्रियदर्शनी मट्टू ने केस फाइल किया था दिल्ली पुलिस में,
तो इसने भी पलट के प्रियदर्शनी मट्टू के खिलाफ एक ये कर दिया था कि इसके पास फर्जी डिग्री है, ये एक साथ 2 कोर्स कर रही है। तो हालांकि उसकी जांच हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो फर्जी पाया गया। तो वो वही बहाना करके उसके नौकर से कहता है कि मैं ये अब सारे जो गिले शिकवे हैं दूर करने के लिए आया हूँ। उसके बाद वो नौकर को कहता, नौकर जो है हट गया। अब उसके बाद ये घर में घुसता है। नौकर ने इसको देखा था, दरवाज़ा बंद करता है, प्रियदर्शनी मट्टू के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसका रेप करता है। और रेप करने के बाद जो अपने साथ वो हेलमेट लाया था, उस हेलमेट से उसके सर और चेहरे पे 14 वार करता है टोटल, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारी चीज़ों में। तो वो पूरे ब्लंटली, पूरे फोर्स से वो उस हेलमेट से प्रियदर्शनी मट्टू के चेहरे को बिगाड़ता है। और वो 14 वार, चूँकि हेलमेट बहुत वो था और उसके पीछे वही थी कि उसने हमेशा उसको ठुकराया, उसके प्यार को नहीं अपनाया। तो ये उसके अंदर जो भी था, तो उसने उसके, और ये कि उसकी शिनाख्त ख़त्म हो जाए, चेहरा मिट जाए, तो उसके सर पे और ज़्यादातर चेहरे पे, और चेहरा बिल्कुल पहचानने के लायक नहीं छोड़ा। 14 वार करने के बाद, चेहरा बिगाड़ने के बाद, वो एक वायर लेता है, तार, और उस तार से प्रियदर्शनी मट्टू का गला घोंटता है। जब उसे लग जाता है कि वो मर चुकी है, उसके बाद वो घर से निकलता है और चला जाता है। ये पूरा सीन था क्राइम का। अब वो जब चला जाता है, थोड़ी देर के बाद नौकर आता है घर में। जैसे ही देखता है प्रियदर्शनी मट्टू की ऐसी हालत, वो शोर मचाता है, पड़ोसी आते हैं, 100 नंबर पर कॉल होता है, पुलिस आती है, घर वालों को खबर दी जाती है, कश्मीर से माँ बाप आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। अब ये है कि ये सिंपल सा पहली नज़र में ही पता था कि ये मर्डर का केस है। तो अब पुलिस को पास कि किसने किया, तो पूरी फैमिली को एक चीज़ था, जो चेन ऑफ पूरा इवेंट था, जो शिकायतें थी पुलिस स्टेशन में, तो पहला शक ही सीधे संतोष सिंह पे जाता है। अब चूँकि मर्डर था और वो भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट का, तो पुलिस के हाथ पैर फूलते हैं। उसके बाद किसी तरह से तलाश होती है। अब चूँकि माँ बाप ने शक जताया, तो संतोष सिंह के फादर भी चूँकि IPS हैं, तो यहाँ ये भी नहीं कर सकते कि वो अपने बेटे को ज़्यादा दिन भगा सकें, छुपा सकें। तो संतोष सिंह को पुलिस गिरफ्तार करती है, पूछताछ होती है, वो क्राइम से साफ मना करता है। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद वो जांच वाच सारी चीज़ें करती है। लेकिन यहीं से कहानी जो आती है, एक पुलिस अफसर का बेटा चूँकि एक क्राइम में इन्वॉल्व था, वो पुलिस अफसर बहुत बड़ा सीनियर, दिल्ली पुलिस में लगभग हायरार्की में नंबर 2। तो नीचे की पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं करती है, जो तफ्तीश करनी चाहिए थी वो नहीं करती है, जो एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए था वो ढंग से नहीं करती है। और इसका अंजाम ये होता है कि 1999 में ट्रायल कोर्ट में फैसला आता है। और तब तक ये 96 में मर्डर हुआ, और 3 साल के बाद 23 जनवरी को 1996 को प्रियदर्शनी मट्टू का मर्डर हुआ था। 3 साल के अंदर लोअर कोर्ट अपना फैसला देती है। और हैरत अंगेज तौर पर कोर्ट दिल्ली पुलिस को कोर्ट करते हुए कि इन लोगों ने अपना जांच सही से नहीं किया, और जो जज हैं वो ये कहते हैं बाकायदा कि हमें मालूम है कि संतोष सिंह ही कातिल है, लेकिन ऐसे कोई भी सबूत नहीं है, और इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, मतलब शक की बिना पर हम इसे बरी कर रहे हैं। और लोअर कोर्ट सीधे सीधे संतोष सिंह को बरी कर देती है, जबकि सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसके खिलाफ, सारे साइंटिफिक एविडेंस उसके खिलाफ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, इस दौरान क्या होता है कि चूंकि ये मैं थोड़ा सा आपको आगे थोड़ा सा बताता हूँ कि जब ये केस मुकदमा शुरू होता है, तो अब जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे संतोष सिंह के पिता दिल्ली पुलिस में, JP सिंह। तो अब ये सवाल उठता है कि उनके रहते हुए क्या ये ट्रायल फेयर होगा, क्या पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी। तो जब दबाव बनता है तो फिर दिल्ली सरकार इस केस को CBI को रेफ़र कर देती है। तो 1996 में ये मर्डर होता है, और जनवरी में, और कुछ महीने के बाद ये केस CBI को दे दिया जाता है। CBI बाकायदा DNA ने सारा सैंपल जो है वो जो था, जो दिल्ली पुलिस ने दिया था, सौंपा था, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करती है, और CBI फिर ये केस लड़ती है। तो CBI ने DNA का बाकायदा सैंपल जो ये साबित कर रहा था कि 23 जनवरी 1996 को वसंत विहार के जिस फ्लैट में ये रेप और मर्डर हुआ था, वहाँ पे प्रियदर्शनी मट्टू के ब्लड सैंपल, वो जो हेलमेट जिससे मारा था उस हेलमेट को रिकवर किया था वो, और संतोष सिंह के DNA, ये सब मैच करा दिया। तो इस मैच करने से ये हुआ कि ये चीज़ें पुख्ता हो गई कि हाँ, उस वक्त उस तारीख को
संतोष सिंह की मौजूदगी थी उस फ्लैट में प्रियदर्शनी मट्टू के साथ। लेकिन अदालत ने, निचली अदालत ने इस सबूतों को नहीं माना। अदालत ने ये दलील दी कि आपने जिस तरीके से डीएनए कराया वो कानून के दायरे में नहीं कराया था। डीएनए सही था, डीएनए की रिपोर्ट सही थी, लेकिन अदालत को इतराज़ इस बात पे था कि डीएनए कराने के लिए जो एक प्रोसीजर होता है, जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसलिए हम इस डीएनए रिपोर्ट को नहीं मानेंगे और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पे हम फैसला भी नहीं सुनाएंगे। तो हमें मालूम है कि संतोष सिंह कातिल है, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हम उसको बरी कर रहे हैं। 1999 में फैसला आता, हंगामा मच जाता है, मीडिया ट्रायल यहीं से शुरू होता है, लोगों में गुस्सा आता है, लेकिन ये थोड़े दिन में शांत हो जाता है। अब इसके बाद सीबीआई को भी अपनी नाक बचानी थी, तो सीबीआई इस लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। अब हाई कोर्ट में ये फैसले को चैलेंज करती है 2000 में, 29 फरवरी 2000, मतलब ये 1999 के एंड में फैसला आया था नवंबर दिसंबर में, और 2000 में वो फरवरी में, शायद नवंबर में फैसला आया था 1999, और फरवरी 2000 में सीबीआई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ कि इसे बरी कर दिया गया चैलेंज करती है। अब हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, हाई कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। 2000 गया, 2001 गया, 2002 गया, 2003 गया, 2004 गया, 2005 गया, 2006 गया, 6 तक, मतलब इस चैलेंज को कोर्ट में दिए हुए 6 साल बीत जाते हैं, और इन 6 सालों में गवाह, एविडेंस, किसी की हेयरिंग तक शुरू नहीं होती है। और संतोष सिंह आज़ाद है। क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट ने उसको बरी कर रखा है। हाई कोर्ट में अपील है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई भी नहीं चल रही है, 6 साल बीत गए हैं, तो किस बिना पे आप उसको जेल में रखेंगे। लेकिन इसी बीच एक चीज़ होती है, दिल्ली में अचानक जेसिका लाल मर्डर केस को लेके हंगामा शुरू होता है 2001-2 में, और उसके लिए भी फिर कैंडल मार्च, और वो वैसे ही जैसे प्रियदर्शनी के लिए था उस वक्त शुरू होता है। तो अचानक जेसिका लाल का जब मर्डर होता है तो एक ऑक्सीजन मिलता है प्रियदर्शनी मट्टू केस को। तमाम लोग जो भूल गए थे इस केस को, वो फिर से उसको याद करते हैं, और अचानक अब जेसिका के नाम पे, जेसिका लाल के बहाने अब प्रियदर्शनी मट्टू को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू हो जाती है, और ये बहुत बड़ा काम होता है। और यही वो उस वक्त प्रदर्शन और वो सारी चीज़ें शुरू हुई थी प्रियदर्शनी मट्टू को लेकर, कैंडल मार्च, जिसका मैं हिस्सा रहा, जिसमें मैं खुद शामिल हुआ एज ए आम नागरिक। तो अब जब ये चीज़ें शुरू हुई तो फिर प्रेशर आया कोर्ट के ऊपर, जुडिशल सिस्टम के ऊपर, और मीडिया ने लगातार इसको मीडिया ट्रायल करना शुरू कर दिया। तो जब इतना प्रेशर आया तो आखिर में 2006 में हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई न सिर्फ शुरू की, बल्कि कहा कि इसको हम डे टू डे हेयरिंग के बेस पे इस केस का निपटारा करेंगे। और सिर्फ 47 दिन में उसके बाद, मतलब 2000 से ये केस हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा, हियरिंग तक शुरू नहीं हुई, और वो जो है बाहर रहा। उसके बाद हाई कोर्ट 2006 में इसकी सुनवाई शुरू करती है, और इसके बाद डे टू डे हियरिंग होता है, और 42 दिन के अंदर, जब हियरिंग शुरू होती है उसके ठीक 42वें दिन हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। लोअर कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी कर दिया। हाई कोर्ट न सिर्फ उस फैसले को पलट देती है, बल्कि कहती है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आता है, इसीलिए संतोष सिंह को फांसी की सज़ा दी जाती है। मतलब जिससे लोअर कोर्ट ने सीधे बरी कर दिया बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, हाई कोर्ट ने उसे सीधे फांसी की सज़ा सुनाई। संतोष सिंह को अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। अब कोर्ट ने अपने इस फैसले को सुनाने के पीछे जो चीज़ें, जो लोअर कोर्ट ने जिसको मानने से इनकार कर दिया, उन्हीं चीज़ों को माना। हाई कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट मानी, हाई कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माना, हाई कोर्ट ने उस नौकर के बयान को माना कि हाँ 23 जनवरी 1996 को उसने वसंत विहार के उस फ्लैट में संतोष सिंह को देखा था, जिसकी गवाही को यहाँ लोअर कोर्ट में तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। तो वो सारी चीज़ें जो लोअर कोर्ट ने नहीं मानी थी, हाई कोर्ट ने माना, और हाई कोर्ट ने इसके बाद सीधे संतोष सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई। अब जैसे ही फांसी की सज़ा सुनाई तो जाहिर सी बात है अब दूसरे खेमे में हलचल, हंगामा। अब लेकिन इधर दूसरा पहलू देखिए कि 1999 में हाई कोर्ट बरी कर देती है संतोष सिंह को। संतोष सिंह जेल में था, जैसे ही अदालत का फैसला आता है संतोष सिंह बरी हो गया, जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद
वो बाकायदा शादी करता है, धूमधाम से उसकी शादी होती है। शादी करने के बाद वो उसी दिल्ली में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर देता है, दिल्ली की अदालत में। चूँकि वो लॉ फैकल्टी में पढ़ रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसको वकील ही बनना था, तो लिहाजा वो लोअर मतलब प्रियदर्शनी मट्टू के जिसके ऊपर कातिल का तोहमत लगा हुआ है, जो ऑलरेडी जेल में है, जिसके खिलाफ सारे सबूत हैं, जिसको निचली अदालत बरी कर देती है, उसके बाद वो जेल से बाहर आता है, शादी करता है एक किसी और लड़की से और घर बसाता है, और फिर दिल्ली की अदालत में प्रैक्टिस शुरू करता है। बाकायदा कोर्ट की तारीखों पे जाता है और अपने लेवल पे दूसरों के अब केस लड़ रहा है, एक कातिल। और ये सिलसिला 2006 तक चलता रहता है। बाकायदा वो एकदम आज़ाद शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहा है और वकील बन चुका है, और वकील बन के लोगों को केस लड़ रहा है। इसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आता है 31 अगस्त 2006 को, जिसमें हाई कोर्ट उसे सीधे फांसी की सज़ा सुनाती है। संतोष सिंह को पकड़ा जाता है, उसी वक्त जेल भेजा जाता है और फिर वो जेल पहुंच जाता है। जेल जाने के बाद अब चूंकि वो भी वकील है, फौरन इस फैसले को हाई कोर्ट को वो चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो सारे वही दलील देता है। डीए फौरन इस फैसले को हाई कोर्ट को वो चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो सारे वही दलील देता है, डीएनए टेस्ट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये मामला वहाँ पे सुनवाई होती है, सारी चीज़ें रखी जाती हैं। 2010 में शायद मैं कहीं पे मैंने तारीख लिखी थी, फरवरी अक्टूबर 2010 में, मतलब 2006 में इधर फैसला आता है, फरवरी में हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का, वो फांसी की सज़ा सुनाती है, उसको चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में। 4 साल के बाद अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अब तीसरा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को, जिसमें फांसी की सज़ा दी गई थी, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल देती है, मतलब उम्र कैद। और उम्र कैद वो कि वो जब तक जिंदा है उम्र कैद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं माना। तो अब 2010 में उसकी फांसी की सज़ा रुक गई। हालांकि इस पे प्रियदर्शनी मट्टू के परिवार ने और सीबीआई ने, मतलब उनके परिवार ने कहा था कि इस पे अपील करें, लेकिन शायद सीबीआई ने इसके खिलाफ अपील नहीं की कि क्यों उम्र कैद, क्यों नहीं फांसी। तो अब आखिरी इस केस का अंजाम ये है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। संतोष सिंह तिहाड़ जेल में है। लेकिन फिर देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि सोचने पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि एक आम आदमी या एक पहुंच वाला इंसान, एक रसूख वाले इंसान के बीच में क्या कानून फ़र्क करता है। क्योंकि ये सवाल इसलिए आता है कि 2010 में ये तब तक मुश्किल से 4 साल जेल में रहा था टोटल मिलाकर तब तक संतोष सिंह। 2011 में ये पढ़ाई के नाम पे और एग्ज़ाम के नाम पे पेरोल पे बाहर आता है। फिर 2012 में पेरोल लेकर बाहर आता है। जो कई बार वो पेरोल पे बाहर जा चुका है। जो जेपी सिंह, संतोष सिंह के फादर हैं, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद से रिटायर हो चुके हैं अब। प्रियदर्शनी मट्टू के परिवार वाले कश्मीर में हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें अच्छा भी लगा, लेकिन उन्हें अफसोस भी है कि एक ऐसे शख्स को जिसे मौत की सज़ा होनी चाहिए थी, उसे कम करके उम्र कैद कर दी गई। लेकिन यह है कि कम से कम जब तक उसकी उम्र ज़िंदा है, उसकी सांसें जो हैं वो जेल के अंदर कैद रहेंगी।